वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको ओवरऑल व्यू दूंगा इयोसिनोफिल्स के बारे और इयोसिनोफिल काउंट के बारे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इयोसिनोफिल अगर काउंट भी करना हो या इयोसिनोफिल को हमने स्टडी भी करना हो तो उसके लिए कौन सा सैंपल हमें चाहिए। तो होल ब्लड हम ले सकते हैं जो कि EDTA के अंदर होगा, तो या फिर आप हेपरेनाइज्ड ब्लड भी ले सकते हैं। और कोशिश ये करें कि इयोसिनोफिल काउंट जो है ना विद इन 4 आवर्स कर लें। अगर आपने विद इन 4 आवर्स नहीं कर सकते तो फिर इसको रेफ्रिजरेट करें, लेकिन फिर भी इसको 24 घंटे से ऊपर ज़्यादा डिले ना करें। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर इयोसिनोफिल काउंट या इयोसिनोफिल्स के बारे क्या इंडिकेशंस हैं। सबसे पहली इंडिकेशन तो है कि इयोसिनोफिल को हम चेक करते हैं फॉर एलर्जिक कंडीशंस के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगर किसी पेशेंट को अगर पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है तो उसमें भी इसको इयोसिनोफिल का काउंट ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर आपने पैरासाइट की कोई ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद हमने देखना है कि इयोसिनोफिल नॉर्मल हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद हम आ जाता है कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द इयोसिनोफिल काउंट, के कौन से फैक्टर हैं जो कि इयोसिनोफिल काउंट को इफ़ेक्ट करेंगे। एक बात तो ये मैं बता दूं आपको कि इयोसिनोफिल जो है ना उसमें डायरनल वेरिएशन है। लोएस्ट होते हैं इन द मॉर्निंग में, सुबह के वक्त सबसे कम होंगे और उसके बाद मिडनाइट आप कह लें कि एट 4 AM पे जाके इनका काउंट हाई होगा। तो दूसरा उसके बाद इनका काउंट जो है ना इयोसिनोफिल का स्ट्रेस की वजह से, बर्न की वजह से, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट, लेबर या इलेक्ट्रोशॉक में हो तो फिर इनका काउंट कम हो जाता है। फिर उसके बाद इयोसिनोफिल काउंट जो है अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर कोई पेशेंट ले रहा हो तो उसमें भी इनका नंबर कम हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि हाउ विल यू डिफाइन एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट। आप इसको किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे। तो एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट जो है ये एक ब्लड टेस्ट है जिसके अंदर हम इयोसिनोफिल का नंबर को एस्टिमेट करते हैं। फिर इयोसिनोफिल यूरिया में अगर इयोसिनोफिल यूरिन के अंदर मोर देन 1% हो तो हम उसको कहते हैं इयोसिनोफिल यूरिया। फिर इयोसिनोफिल्स की दो किस्में होती हैं। एक किस्म तो है जो कि पेरिफेरल ब्लड में आपको जो नज़र आते हैं, और दूसरी है टिश्यू इयोसिनोफिल। और जो टिश्यू इयोसिनोफिल्स हैं वो आपको ब्रांकियल म्यूकोजा में नज़र आएंगे, स्किन में, GIT में और वेजाइना में नज़र आते हैं ये। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इयोसिनोफिल्स, के क्या इसमें ख़ास तौर पे क्या ज़रूरी बातें हैं। एक तो इसमें इयोसिनोफिल में आ जाता है हाइपर इयोसिनोफिलिक सिंड्रोम। जबकि इयोसिनोफिल का काउंट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो और ये अगर ओवर 6 महीने से ज़्यादा रह जाए तो हम उसको कहते हैं हाइपर इयोसिनोफिलिक सिंड्रोम कहते हैं, और इसके अंदर टिश्यू डैमेज भी होगा। दूसरी कंडीशन है परसिस्टेंट इयोसिनोफिलिया। तो परसिस्टेंट इयोसिनोफिलिया भी हम उस वक्त कहते हैं जब इयोसिनोफिल इन्फिल्ट्रेट करके और टिश्यू को डैमेज करते हैं। अब मैं आपको ब्रीफ समरी देता हूँ कि ये इयोसिनोफिल डेवलप कैसे होते हैं। तो अगर आप देखें तो इयोसिनोफिल टेक्स 3 to 6 days इन द बोन मैरो में लेते हैं, और बोन मैरो में जो होता है ना स्टेम सेल, पहले तो अनकम्प्लीटेड स्टेम सेल, फिर स्टेम सेल्स के बाद फिर बनता है इयोसिनोफिल माइलोसाइट, और उसके बाद ये इयोसिनोफिल में डेवलप हो जाता है। और इयोसिनोफिल जो है माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू तकरीबन 8 घंटे के बाद, ये पेरिफेरल ब्लड में रहने के बाद ये टिश्यू में चला जाएगा। दूसरा ये है कि इयोसिनोफिल जो है ना वो मोटाइल होते हैं, और ये एंडोथीलियल बिटवीन द एंडोथीलियल सेल के भी ये मूव कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इयोसिनोफिल बिल्कुल जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल, जो न्यूट्रोफिल का रोल है इन्फ्लेमेशन में वो इनका रोल है।
अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा न्यूट्रोफिल से बड़ा होता है। ये 10 to 16 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर होता है और इसके 2 to 3 लोब्स होते हैं। NC रेशो 1:1 होती है और इसके अंदर कोई न्यूक्लियोलाई नहीं होता। तो ये मैंने दिखाया न्यूक्लियाई 2 to 3 लोब्स और साइज़ 10 to 16 माइक्रोन मीटर और स्पेसिफिक ग्रैन्यूल जो होते हैं इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। द स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर वो है मेजर बेसिक प्रोटीन्स, पेरोक्सीडेज, परफरेंस, मेम्ब्रेन डैमेजिंग सब्सटेंस। ये मैं आपको मज़ीद आगे भी फिर बताता हूँ। तो बेसिकली अगर हम डिटेल में जाएं तो इयोसिनोफिल जो ग्रैन्यूल्स हैं इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर उसमें आ जाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, पेरोक्सीडेज, एसिड फास्फेटेज, एरिल सल्फेटेज, बीटा ग्लूकुरानिडेज, फास्फोलाइपेज, कैथाप्सिन एंड राइबोन्यूक्लियेज। लेकिन इयोसिनोफिल के अंदर केटोनिक प्रोटीन भी नहीं होती, लाइसोसोम भी नहीं होते और अल्कलाइन फास्फेटेज भी ये नेगेटिव होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इयोसिनोफिल का व्हाट इज़ द फंक्शन। बेसिक फंक्शन तो इनका है फेगोसिटिक एक्टिविटी और दूसरा ये इनका रोल है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। और उसके बाद अगर आप देखें तो अगर ये कोई पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं और ये इयोसिनोफिल जाके उसकी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिक रिएक्शन करके पैरासाइट को डेड कर देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि आप इयोसिनोफिल को काउंट कैसे करेंगे। सबसे बेस्ट मेथड तो है ऑटोमेटेड एनालाइज़र। अगर वो नहीं है तो फिर आप डंजर या डंगर सोल्यूशन जो भी आप कहना चाहें तो वो सोल्यूशन ले लेते हैं जिसमें एसिड डाई होती है लाइक इयोसिन और इसको जो वाटर है वो आरबीसी को हिमोलाइज कर देता है, लेकिन इयोसिनोफिल रेजिस्ट करते हैं वाटर को तो वो स्टेन ले लेंगे। दूसरा स्टेन है फ्लैक्सीन स्टेन। फ्लैक्सीन स्टेन कंसिस्ट ऑफ 0.1% फ्लैक्सीन सोल्यूशन टू 10 ml और डिस्टर्ब वाटर लेते हैं हम 40 ml, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल 50 ml, सोडियम कार्बोनेट 1% इन 1 ml। तो अब करना क्या है आपने WBC की पिपट लेके उसके अंदर 1:20 की डाइल्यूशन आपने कर लेनी है कि 1 आप ब्लड ले लेंगे और 19 पार्ट्स आप ले लेंगे इयोसिनोफिल काउंट सोल्यूशन। इसको फिर अच्छी 30 सेकंड के लिए मिक्स करें जितना भी कर सकते हैं। उसके बाद 10 मिनट इसको नीचे रख दें। उसके बाद आप न्यूबार चैम्बर भर लें और उसके बाद कलर जो इयोसिनोफिल होंगे उनको आप काउंट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं कि नॉर्मल इयोसिनोफिल काउंट कितना होता है। तो एब्सोल्यूट काउंट जो है 50 to 400 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर है और पेरिफेरल ब्लड के अंदर 1 to 5% होते हैं ये नॉर्मल और बोन मैरो के अंदर 0 to 3%। तो मैं एक्चुअली ना आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ। मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाएंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आ जाते हैं कि कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर आप देखेंगे कि इयोसिनोफिल काउंट मोर देन 5% है या मोर देन 500 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर है। उसमें एक तो आ जाते हैं एलर्जिक रिएक्शंस, फिर आता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाती हैं जिसमें स्कारलेट फीवर है, ब्रुसेलोसिस है, फिर स्किन डिजीज़ आ जाती हैं, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन आ जाती है। तो जैसे हुकवर्म है, टेपवर्म है, तो उसमें आप मरीज पेशेंट के अंदर आप इयोसिनोफिल का नंबर इंक्रीज़ देखेंगे। फिर आते हैं हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसके अंदर क्रॉनिक माइलर ल्यूकीमिया है, पॉलीसाइथेमिया वेरा है, परनिशियस एनीमिया और हॉजकिन लिम्फोमा। फिर आते हैं हाइपर इयोसिनोफिलिक सिंड्रोम जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर आ जाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर लाइक हॉजकिन लिम्फोमा या क्लोनल टी सेल डिसऑर्डर्स। फिर आते हैं पल्मोनरी सिंड्रोम्स, उसके अंदर इयोसिनोफिलिक नमोनिया भी है, लाफर सिंड्रोम भी है। फिर आ जाते हैं मिसलिनियस। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इनकी डिटेल में नहीं जा सकता, तो इसलिए हम इनकी मज़ीद अगर हम ये लिस्ट देखनी है तो हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके ये देख लें। अब आ जाता है हाइपर इयोसिनोफिलिक सिंड्रोम जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इयोसिनोफिल का काउंट 6 महीने से
ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा रह जाए और उसकी वजह से टिश्यू डैमेज भी हो जाए तो हम उसको कहते हैं हाइपर इओसिनोफिलिक सिंड्रोम। अब आता है कि हाउ यू विल डिफाइन इओसिनोपिनिया, कि जबकि इओसिनोफिल काउंट बिल्कुल कम हो जाए, जब आप एब्सोल्यूट काउंट करेंगे तो लेस देन 50 पर मिलीमीटर हो, तो ये नज़र आता है कुशिंग सिंड्रोम में, या ड्रग्स की वजह से आ सकता है, ACTH, एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये मैंने आप अच्छा, फिर आता है कि इओसिनोफिल लेकिन माइलोसाइट हम कब देखते हैं, वो हम देखेंगे जब पेशेंट को ल्यूकीमिया होगा। तो ये थी ब्रीफ समरी इओसिनोफिल के बारे, और इओसिनोफिल काउंट के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो आप दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं, और आप खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी ए शॉर्ट लेक्चर ऑन इओसिनोफिल।